गुड इवनिंग। ठीक, तो आज हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या सीमा कारक बाध्यता का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, पिछले क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड चीज़ें देखी थी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, जिसमें हम लोगों ने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन देखा था। तो इसमें मैंने आपको साइकिल्स बताया था कि डार्क रिएक्शन के साइकिल्स कैसे चलते हैं और लाइट रिएक्शन के कैसे साइकिल्स चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, तो ये आपको जानना है जो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से संबंधित है। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है ना, ये एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे, ब्लैकमैन ने दिया था। ठीक है, ब्लैकमैन ने दिया था। ब्लैकमैन ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, सीमित कारकों का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम लोग कई बार सीमा कारक बाध्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि ब्लैकमैन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और उन्होंने पौधे को सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड दिया था। ठीक है, जिससे पौधा जो था वो थोड़ा बढ़ा, और कुछ दिन बाद उसको देना बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने उसको क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो पौधा फिर से ग्रो करने लगा। पर कुछ दिन बाद CO2 की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या किया गया, वो बढ़ा दिया। तब पौधे का जो ग्रोथ है वह नहीं हो रहा था। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए इसे सीमाकारी सिद्धांत या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको थ्योरेटिकल व्यू में मैं बताया, पर आपको यहाँ पर पूरा मैं एग्जांपल की मदद से यहाँ पर अभी सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, उस समय फोटोसिंथेसिस के समय भी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, किसी भी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट भी कर सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक है जिससे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भाग में बांटते हैं। एक हमारा हो जाएगा क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस की क्रिया में बाहरी यानी कि फिजिकली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अंदरूनी तरीके से प्लांट के अंदर से क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को। तो हमने फोटोसिंथेसिस के इस कारकों को दो भाग में बांटा, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। ठीक है, तो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से कारक आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, लाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, वाटर आएगा। ठीक है, ये आप चार कारक याद रखिए, ये सबसे मेन कारक। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर्स हम लोग पहले पढ़े हैं, तो वो यहाँ पर अभी तो नहीं आएगा। हम ज़्यादातर हमको इस टॉपिक में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ध्यान देना है। इंटरनल फैक्टर्स के कुछ चीज़ें आती है, जैसे जहाँ पर क्लोरोफिल प्रभावित हो रहा है, तो भाई मैं आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है, फोटोसिंथेसिस में ही होती है, क्लोरोफिल में ही होती है। तो भाई क्लोरोफिल कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर भी हो सकता है, लीफ एनाटॉमी यानी कि पत्तियों की जो एनाटॉमी होती है वो भी हो सकती है भाई, कि जो अफेक्ट करे। कि कई बार क्या होता है कि प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो कई सारी बीमारियों को भाई डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूरी जगह पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या करना है, देखना है हम लोग को। ठीक, अच्छा, उसके पहले आपको एक बात सीखना पड़ेगा कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, हमेशा 10% का होता है। ठीक है, जो ऊर्जा कारक होते हैं वो कितने होते हैं, 10% में ही होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वितरण जो होता है। ठीक है, जैसे भाई मैं अगर 100% खाना खाता हूँ,
या मान लो मैं ये कहता हूँ 100, मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई मान लो कोई जानवर है, ठीक है, मान लो जैसे खरगोश 100 किलो कैलोरी का खाना खाता है और इसको खाने आता है कौन, शेर, ठीक है, तो इसको 100 KCl एनर्जी का सिर्फ 10 KCl ही मिलेगा, किसको, टाइगर को। ये होता है आपका कौन सा, 10% लॉ। इसको 10% लॉ भी कहते हैं, आपने इसको इकोलॉजी में या एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है, 10% लॉ भी कहते हैं, यानी कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, हमेशा 10% होता है, ठीक है। तो ब्लैकमेल ने कहा कि जो जैविक कारक होते हैं वो एक कारण से प्रभावित नहीं होते, ठीक है, लेकिन जिस मात्रा में वो पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं वह अलग है। मैं भी आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो पूरी जैविक, देखो जो प्रकाश संश्लेषण है वो खुद क्या है, एक जैविक क्रिया होती है। वो जो जैविक कारक होते हैं ना, वो कई कारकों से, मतलब वही फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले सिर्फ एक कारण नहीं हो सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो उसको नेगेटिव वे में भी अफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट करेंगे। पर उन्होंने कहा कि वो अगर कोई छोटी सी भी मात्रा कुछ ज़्यादा ही प्रभावित करती है तो वो अलग डिफाइन करेगी उसको, ठीक। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधों की पर्याप्त मात्रा में जो पानी होती है, सूरज की रोशनी, क्लोरोप्लास्ट, तापमान, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की जो आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है सारी चीज़ की। जैसे भाई एक प्लांट को पानी की आवश्यकता भाई कुछ अलग क्वांटिटी में हो सकती है, सूरज की रोशनी अलग क्वांटिटी में चाहिए हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट की जो प्रक्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होगी वो अलग तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पर भी अफेक्ट करता है। तो ये जो सारे कारक हैं वो कहीं ना कहीं अपने अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये माना कि भाई अलग अलग कारक अलग अलग चीज़ों से क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेंगे, ठीक है। बट उनका ये कहना था कि जो सिर्फ कुछ कारक हैं वो कौन से कारक हैं जो प्लांट को ज़्यादा अफेक्ट करते रहे, उसको हमको ढूंढना है, ठीक है। उसको हम लोग को क्या करना है, ढूंढना है। और वो जो ढूंढ रहे हैं वो जो कारक होगा ना, वो याद रखना सबसे कम वैल्यू वाली कारक ही होंगी, वो वाले कारक ही होंगे, सबसे कम वैल्यू वाली। भाई देखो अभी आपको बताया कौन कौन से कारक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सूरज की रोशनी, पानी, लाइट, ये सब हो सकते हैं। पर इसमें जो सबसे कम क्वांटिटी या कम वैल्यू वाला होगा वही वो डिसाइडर होगा कि भाई वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वो एकदम अलग हो जा रहा है कम होके, ठीक है। तो ब्लैकमेल ने क्या कहा, व्हेन अ प्रोसेस इज कंडीशनड एज टू इट्स रैपिडिटी बाय अ नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर, यानी कि बहुत सारे फैक्टर से एक प्रोसेस प्रभावित हो रहा है, द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ लोएस्ट फैक्टर। और उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे प्रभावित तो करते हैं, पर जो सबसे कम वैल्यू वाली होती है ना, वो पूरी प्रक्रिया को अकेले प्रभावित कर सकती है, ये उन्होंने बताया। अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, तो आप ये अकॉर्डिंग टू ब्लैकमेल से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मैं आपको दो कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, सीमित कारक क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो एक पत्ता है, मान लो कोई एक पत्ता है, ये एक पत्ता हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की रोशनी से हो रही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा वो डायग्राम उधर मैंने बनाया था, तो इधर बनाते हैं, चलो उसको यहाँ पर बनाते हैं। तो जो एक पत्ता है, इसको प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है, टोटल 5 mg का कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, दिया जा रहा है। इस पत्ते को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी करने के लिए कितना दिया जा रहा है, 5 mg का कार्बन डाइऑक्साइड दिया जा रहा है। पर जबकि इसके कुछ पार्ट्स जो हैं, ठीक है, जबकि पत्ती के कुछ पार्ट्स जो है, मान लो भाई मैं आपको बात करूं, मान लो मैं बोलूँ ये पत्ती का जो ये वाला बस पार्ट है,
यहाँ पर ज़्यादा रोशनी आ रही है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो सूरज की रोशनी है ना वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। कुछ जगह पर कम जा रही है, कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा जा रही है। तो भाई ये यहाँ पर एक कहना है कि यदि 1 घंटे में केवल 1 mg CO2 पत्ती में प्रवेश करता है तो CO2 जो होता है कारक के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर सीमित हो जाती है, ठीक। अब देखो 5 mg इसको दे रहा है, कई जगह पर कम जा रहा है, कई जगह पर ज़्यादा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर भाई कोई फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रभावित होगी? नहीं होगी, पर उसके लिए कई और भी फैक्टर्स डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पानी की मात्रा, भाई इस प्लांट को पानी कितना मिल रहा है ये भी डिपेंड करेगा, नीचे से पानी कितना मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से डिपेंड करेगा, और भी कोई अलग अदर फैक्टर्स है वो डिपेंड करेगा। तो सिर्फ एक ही फैक्टर्स नहीं कर रहा है, पर उन सारे फैक्टर्स को अगर हम एक एक करके देखें तो जो सबसे कम वैल्यू वाला होगा वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा ये लिमिटिंग फैक्टर को। एक छोटा सा ना एकदम सिंपल एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ। मान लो मैं बोलूँ कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक पेन बनाना है, आपको एक पेन बनाना है, तो पेन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक आपको ज़रूरत पड़ेगी रिफ़िल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपने बना लिए हैं 20 क्वांटिटी में रिफ़िल, आपने 20 के नग में रिफ़िल बना लिए। अब आपको भाई ढक्कन चाहिए, यानी कि पेन का कैप भी चाहिए होगा, तो कैप आपने बनाया है कितना? 7 बनाया है, ठीक। आपने जो पूरी बॉडी होगी वो कितना बनाया है? तो भाई पूरा बॉडी आपने बना लिया 11, पूरा आपने क्या बना लिया? 11। अब आपको क्या लगाना है उसमें? नीप भी, बिना नीप के कैसे लिखोगे? तो नीप आपको लगाया गया है 8, ठीक है। तो ये वो सारे सामग्री है या सामान है जिससे आप एक क्या बना सकते हो? पेन बना सकते हो। बट मैं बोलूँ देखो सारे चीज़ों की यानी कि सभी को मिला के एक पेन बनेगा, पर क्या सारे पेन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो कौन से पेन है जो कितने पेन बन पाएंगे आप यहाँ खुद डिसाइड करो। तो भाई जो सबसे कम आपको दिख रहा है कैप, 7 कैप है सबसे कम वाला, इतना ही आप क्या बनाओगे? पेन बना पाओगे, क्योंकि उससे ज़्यादा बनाओगे तो आपको कैप की कमी पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है वो पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। यानी कि अगर कैप नहीं होगा तो पूरा पेन नहीं बन सकता, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। तो पूरा मामला किसने बिगाड़ दिया? सिर्फ कैप ने बिगाड़ दिया। और कैप की क्वांटिटी देखो कम है, सबसे 7 है, ठीक है। इसका मतलब ये कैप ही वो है जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को डिसाइड कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। पर देखो भाई कोई अगर लॉ दिया है यानी कि कोई भाई आपने प्रिंसिपल्स बताए हैं तो कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज भी किया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सीमित कारकों के इस सिद्धांत की व्याख्या किया ब्लैकमैन, और उन्हें बोला कि प्रकाश की कम तीव्रता के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में अचानक विराम का प्रदर्शन किया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अगर जो पत्ती है उसके एक जगह पर धूप ज़्यादा पड़ रहा है, एक जगह पर कम पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं पर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी? प्रभावित होगी, यानी कि कम होगा, ऐसा कहा। जबकि उनके जो सहकर्मी यानी कि उनकी जो कलीग्स थे उन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक नहीं घटती। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर तक इधर धूप आया तो उधर धूप आया तो इससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस होती है वो अचानक से नहीं कम होती है, जबकि धीरे धीरे कम होती है, कुछ समय के बाद धीरे होती है, ठीक है। और जैसे जैसे वो जो फैक्टर्स हैं वो कम होते जाएंगे वैसे ही ये प्रभावित होते चली जाएगी, ठीक है। तो इसकी आलोचना भी की गई थी, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक। थैंक यू।